नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर व्यापार एवं पैसे से आय। आपको अपनी कॉपी में लिखना है चैप्टर का नाम व्यापार अथवा पेशे से आय। इंग्लिश में भी हिंदी में भी बता रहे हैं आपको। इंग्लिश में लिखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसे अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले ये क्या होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सबसे पहले आपको जानना है इनकम का थर्ड हेड है, आय का तीसरा शीर्षक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। 5 हेड होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। पांचों में आप तीसरा पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति होगा वह बिजनेस करेगा या उसका प्रोफेशन होगा। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा या उसका प्रोफेशन होगा, उससे जो इनकम होगी उस इनकम में टैक्सेबल कितना होगा, मतलब कि कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। अभी टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ी ना हम लोग करते हैं, अभी तो पता लगाते हैं कई रुपए पर टैक्स लगना है। टैक्स लगाएंगे, बाद में 5 हेड पढ़ेंगे, सेट ऑफ पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारी छूटें मिलती हैं, डिस्काउंट डिडक्शन मिलते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी कॉपी में लिखना है चैप्टर का नाम के आधार पे बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब हिंदी में व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या होता है। व्यवसाय में ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में ट्रेड शामिल करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, व्यापार। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, निर्माण शामिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, साथ में ही उसका मतलब भी बताते चल रहे हैं। व्यापार का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, एडवेंचर का मतलब क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है अपनी कॉपी में ट्रेड। हिंदी में व्यापार किसे कहा जाता है। व्यापार का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है परचेज सेल्स। परचेज का मतलब होता है हिंदी में क्रय करो, विक्रय करो, अर्थात आयात करो, निर्यात करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। ट्रेड का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीद लो, उसके बाद बेच दो, उसको कहते हैं ट्रेड। किसी भी वस्तु को परचेज कर लो, परचेज करने के बाद उसको सेल कर दो, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रेड, व्यापार। इसे अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिए। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में इंपोर्ट कहते हैं, निर्यात को एक्सपोर्ट कहते हैं।
दूसरा नंबर आपको याद करना है, लिखना है इसे कॉमर्स। कॉमर्स किसे कहते हैं? कॉमर्स का मतलब होता है क्या? वाणिज्य हिंदी में। ये सब चीज़ें इसी में आएंगी। यहाँ से जो इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही आती है। वाणिज्य में कहा गया है, वाणिज्य में व्यापार भी आता है। व्यापार का मतलब ट्रेड आता है। दूसरा नंबर कहा गया है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, टेलीफोन, बैंकिंग सेवाएं सभी आती हैं। बैंकिंग आता है, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, रोड के अलावा रेल, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण वगैरह सब आते हैं कॉमर्स के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत। वो कॉमर्स किसे कहते हैं? प्रोडक्शन, उत्पादन से लेकर कहाँ तक? उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक की जो क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉमर्स, वाणिज्य। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ध्यान देना है तीसरा नंबर, मैन्युफैक्चरिंग होता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है, देखो भैया, निर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से लेकर के रॉ मटेरियल से उसको पक्के में तब्दील कर देना, निर्माण कहलाता है। जैसे हम लोग शर्ट पहने हैं तो ये पक्का है, इसके पहले जब इसका धागे से पहले ही कच्चा रहा, धागा रेसे से बनता है, वो तब क्या रहता है? कच्चा रहता है, रॉ रहता है। जैसे हम लोग चीनी देखे हो, चीनी का यूज पर डे होता है, सुबह शाम होता है, सबके घर में होता है। चीनी गन्ने से बनती है, गन्ना कच्चा है, उसकी पिराई वगैरह करके उसको पक्के में तब्दील किया जाता है, गुड़ ना, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। प्लास्टिक किससे बनती है? रसायन मिला करके प्लास्टिक बनती है। तो पहले कच्चा रहता है, फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है? पक्के में तब्दील करने का कष्ट किया जाता है, इसे कहते हैं निर्माण करना। कपड़े का एग्जांपल समझे नहीं भाई? पहले रेशा वगैरह सुनते होगे, किससे बनता है? किताब पहले किससे बनती है? पहले कहते हैं, लोग कहते हैं बांस की पत्ती लगती है, कूड़ा करकट सब मिला करके कापी किताब बनती है, ये सब समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं निर्माण। पक्के में तब्दील हो जाता है, फिर खराब हो जाएगा तो फिर कच्चा बन जाएगा, गला गुला करके फिर ताज़ा बना लिया जाएगा, ठीक है। अब आपको चौथा ध्यान देना है, ये सब समझने वाला टॉपिक है, एडवेंचर। एडवेंचर साहसिक। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, हिंदी में एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक। ध्यान दीजिए, जब कोई सामान बेचने के उद्देश्य से खरीद कर रख लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई माल, जब कोई सामान, जब कोई वस्तु, जिसे हम व्यापारी हैं, मान लीजिए कपड़े वाले जो गर्मी में लगन में बिकना है, ठंडी में खरीद लेते हैं। ये भी बता दें आपको, हम जाते हैं एक लोग के यहाँ तो बताते हैं, भैया गुरुजी देखा इतना सामान खरीद के लाए हैं, बहुत सारा स्टॉक खरीद के ठंडी में रख लेते हैं, तो गर्मी वो कब क्या बोलते हैं? एडवेंचर, साहस, साहसिक बोलते हैं। साहसिक का मतलब, उस साहस का मतलब होता है, एडवेंचर का मतलब होता है कि भैया घाटा हो सकता है, फायदा हो सकता है, दो ही पॉइंट है। ठंडी वाले का स्टॉक कब रखा जाता है? गर्मी में रखा जाता है, समझ रहे हो नहीं? इसको क्या बोला जाता है? एडवेंचर, साहस। क्रय विक्रय के उद्देश्य से जब गुड्स स्टॉक के रूप में रख लिया जाता है उसे एडवेंचर या साहस बोला जाता है। लिखेंगे नहीं, इसको लिखना होगा, लिख लेगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? पेशा किसे कहते हैं? पेशा, पांचवा प्रोफेशन। प्रोफेशन किसे कहा जाता है? पेशा। सुनते होंगे डॉक्टरी पेशा है, कहीं हमारा पेशा है, वकीली पेशा है। जो कोई कार्य, जो कोई ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है, अध्ययन से, उसको पेशा कहते हैं। कैसे पेशा? जैसे हम हैं, हम फीस लेते हैं, ये हमारा पेशा है, समझ रहे हो? जहाँ पर फीस लिया जाता है, आप हमको पैसा देते हो, सैलरी नहीं है, फीस है, इसको क्या बोलते हैं? पेशा। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, फीस देते हो, उसे क्या बोला जाता है? पेशा। उसके बाद आपको क्या करना है?
उसके बाद पेशे के बाद क्या करना है आगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, याद रखना पड़ेगा, इतनी नाजुक बात है, छोटी बात है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंकेक्षक जिसे बोला जाता है, ये सब किस में आता है, ये सब आता है पेशे में आता है, ठीक है, पेशे में आता है, ठीक है। अब एक होता है छठा नंबर, वृत्ति। वृत्ति देखा बोलते हैं धंधा ना, जिसको क्या बोला जाता है, धंधा, वोकेशन, इन्हें सुनिए, वोकेशन, धंधा किसे कहते हैं, धंधा जैसे कोई नौटंकी नाच का कार्यक्रम चलाता है उसे धंधा बोला जाता है, समझिएगा। नाचना, नृत्य, संगीत, लेखन कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, चोरी का करना, वो धंधा होता है, इससे भी पैसा लोग कमाते हैं, ठीक है, समझिए, इससे भी लोग पैसा कमाते हैं, चोरी करके, चोरी करना धंधा होता है। नृत्य मतलब नाचना धंधा होता है, गाना जो गाते हैं, विरहा गाते हैं, कव्वाली जो गाते हैं, फिल्मी गीत, भोजपुरी गीत, जो लोग जो गाना गाते हैं उससे पैसा कमाते हैं, उसे धंधा बोला जाता है, वृत्ति बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कुछ अन्य चीजें हैं, उसको भी बता देते हैं। एक होता है एकीकरण, 7वां नंबर, एकीकरण, एमलगमेशन, अमलगमेशन बोला जाता है इंग्लिश में। अमलगमेशन का मतलब होता है जब कम से कम एक कंपनी दूसरी कंपनी के, एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय के 75% से अधिक हिस्सेदारी को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि दो कंपनियां जब एक साथ मिल जाती हैं उसे अमलगमेशन बोला जाता है, एकीकरण। जैसे बोडा अलग थी, आइडिया अलग थी, इकट्ठा हो गई, बीआई बन गई, इसे क्या बोला जाता है, अमलगमेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर आपको टॉपिक याद रखना पड़ेगा थोड़ा से, अविलयन या विभाजन, अविलयन या विभाजन। अविलयन या विभाजन में आप देखेंगे डेमेजर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब किसी एग्रीमेंट के तहत, समझ रहे हैं, जब किसी एग्रीमेंट के तहत एक या एक से अधिक उपक्रम, कंपनी या परिणामी कंपनी केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एक या एक से अधिक कंपनी को मिला लिया जाता है तो उसे बोला जाता है अविलयन कंपनी। परिणामी कंपनी जिस कंपनी का व्यवसाय हस्तांतरित, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अपने आप व्यवसाय को दूसरे में हस्तांतरित कर दे, उसे कहा जाता है डेमेंजर। इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आगे हम आपको महत्वपूर्ण, आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी इनकम कर योग्य होती है। आपको हेडिंग लिख लेना है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताने जा रहा हूं। हिंदी में हेडिंग होगी व्यवसाय व पेशे के लाभ, शीर्षक के अंतर्गत
कर योग्य आय। आपको स्पष्ट तौर पर यहां हमें बताना है कि ऐसी कौन सी आय होती है जो व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। ये जो हेडिंग है अपनी व्यवसाय व पेशे के लाभ के शीर्षक के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें कौन सी इनकम होती है जो टैक्सेबल होती है बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में। सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हिंदी में कहते हैं व्यापार अथवा पेशे से लाभ। पेशे से लाभ। व्यापार का मतलब, बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया वस्तुओं को खरीदना, वस्तुओं को बेचना खरीद करके ना। पेशा का मतलब बताया कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, अपनी सर्विस को देगा, उससे जो प्रॉफिट कमाएगा उसे कहां लेकर आएंगे, बिजनेस प्रोफेशन में लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई व्यापारी हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस करेंगे तो हमारे गुड्स की सेलिंग होगी, हमारे गुड्स की सेलिंग होगी, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग होगी। गुड्स व प्रोडक्ट की सेलिंग करने से हमारे पास इनकम आएगी। इनकम आने से इनकम का मतलब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इसे इनकम कहा जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, जैसे आप कभी पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जैसे आप कभी पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट लॉस के अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में सेल लिखा जाता है ना, उसके अलावा सेल के अलावा डिस्काउंट लिखा जाता है। डिस्काउंट यदि रिसीव होता है तो क्रेडिट में, डेबिट में नहीं। अगर हमें कोई कमीशन मिलता है, हमें कोई रेंट मिलता है, कोई भी इनकम होती है, कोई गिफ्ट मिलती है, तो हमको कहाँ मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, तो वहां पर आपका ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो आपको ध्यान देना है। आगे आपको बताना चाहते हैं, अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में दूसरी हेडिंग, दूसरा कहा गया है इनकम ऑफ ट्रेड। लिखिए इनकम ऑफ ट्रेड, ट्रेडर और प्रोफेशन एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, हिंदी में कहते हैं व्यापारिक संघों की आय। ऐसा कोई व्यापारिक संघ है, इसका मतलब क्या होता है, जहां पर कई लोग मिलकर व्यापार करें, ठीक है, कोई सेवा प्रदान करें, कई सदस्य हों उसमें, उसको भी कहां लेकर आते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। इससे जो प्रॉफिट होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में टैक्सेबल होगा। उसके बाद तीसरा प्राइज रिसीव प्रोफेशनल प्लेयर, प्राइज रिसीव्ड प्रोफेशनल प्लेयर। प्रोफेशनल प्लेयर का मतलब होता है पेशेवर खिलाड़ी, समझिएगा। पेशेवर खिलाड़ी जैसे बहुत सारे हमारे क्रिकेटर हैं, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनका क्या होता है, क्रिकेट खेलना उनका पेशा है। क्रिकेट खेलना उनका पेशा है, उससे जो भी कमाई होगी, उससे जो भी फायदा होगा, उसको कहां लेकर आया जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। समझ रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, वॉलीबॉल फुटबॉल, उनका मात्र खेलने से पैसा कमाते हैं, उसको भी यहीं पर लाया जाएगा। मैंने केवल 3 लिखा, पहले आप 3 लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आपको अब बताना चाहते हैं 4th नंबर, अमाउंट रिसीव्ड एज कंपेंसेशन।
अमाउंट रिसीव्ड एज कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति से प्राप्त राशि। ध्यान दीजिएगा, समझिए, क्षतिपूर्ति किसे बोला जाता है? कंपनसेशन अंग्रेजी में। जैसे हमारे पास कोई एजेंसी है, समझिए, हमारी एजेंसी को कंपनी छीन ले रही है, किसी मतलब कि कंपनी खुद छीन रही है, मतलब कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं, तो कंपनी उसको छीनने के बदले कंपनसेशन देती है, क्षतिपूर्ति देती है, तो वो भी बिजनेस की आय कहलाती है। समझ रहे हो? कोई एजेंसी है, ठीक है, तो उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन लाया जाएगा। तीसरा नंबर के वो चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर लिखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कहा गया है विनियोगों के क्रय विक्रय से, हिंदी में कहेंगे विनियोगों के क्रय एवं विक्रय से लाभ या आय, कोई दिक्कत हो, समझिएगा। विनियोग किसे कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग कोई भी एसएससी, कोई भी करदाता विनियोग करता है, इन्वेस्ट करता है, प्रतिभूतियों में शेयर खरीदता है, डिबेंचर खरीदता है, बेचता है, उससे जो भी इनकम होगी उसे विनियोग कहा जाएगा। ठीक है, उससे जो भी इनकम होगी उसको क्या कहा जाएगा? विनियोग कहा जाएगा। उससे जो भी फायदा होगा वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 6 नंबर, कहा गया है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन में कहा गया है अभिगोपक, हिंदी में कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब होता है अभिगोपक। अभिगोपक का मतलब होता है जो व्यक्ति स्वयं कोई अंश लेता है, समझिए, पर कोई कमीशन प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो अभिगोपन किसे कहते हैं? अंडर राइटर। अंडर राइटर वह व्यक्ति होता है जो शेयरों की खरीद बिक्री करता है लेकिन उसके बदले में कमीशन प्राप्त करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अभिगोपक। लेकिन कमीशन यहां पर कर योग्य नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कमीशन नहीं कर योग्य है। इसमें कर योग्य है जब अभिगोपक किसी कंपनी के अंश खरीदता और बेचता है, समझिएगा। जैसे किसी को कमीशन मिलेगा वो यहां नहीं कर योग्य होगा, इनको जो अभिगोपक मिल रहा है कमीशन अदर सोर्सेज में होता है टैक्सेबल। लेकिन यही शेयर को खरीद ले और शेयर को बेच दे तो यहां पर टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। अगला होता है सैलरी। 7वां, सैलरी का मतलब क्या होता है? वेतन। सैलरी का मतलब वेतन। उसके बाद बोनस, कमीशन, सैलरी के बाद बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई पार्टनर। सबसे पहले जान लीजिए, किसी पार्टनरशिप में, किसी साझेदार में सैलरी, कमीशन, बोनस, ब्याज प्राप्त होती है तो वह इसी में कर योग्य होगी। जैसे आप पढ़े होंगे कभी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को सैलरी भी दिया जाता है, पार्टनर में पार्टनर को बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें दी जाती हैं, इसी शीर्षक में टैक्सेबल होगी। इसको आपको ध्यान देना है। तो आगे चलते हैं, मतलब आपको पहले समझ लेना है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टैक्सेबल होता है। बाकी क्वेश्चन बड़े आसान हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। थ्योरी जानना जरूरी है, इसीलिए बताया जा रहा है थ्योरी भी। 8 नंबर कहता है प्रॉफिट फ्रॉम लीगल इलीगल। प्रॉफिट फ्रॉम लीगल इसका मतलब कानूनी फायदा, लीगल, उसके बाद एंड इलीगल, बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन ध्यान देना है, कोई भी कानूनी बिजनेस हो, लिख लीजिएगा हिंदी में, कानूनी, गैर कानूनी व्यवसाय व पेशे से लाभ, हिंदी में भी लिख देते हैं कानूनी
गैर कानूनी व्यवसाय व पेशे से लाभ, चाहे कानूनी हो व्यवसाय चाहे गैर कानूनी हो, उससे अगर कोई लाभ होता है तो उसको भी बिजनेस प्रोफेशन में लाया जाएगा। इसको भी ध्यान देना है आपको। अगला है 9th नंबर, प्रॉफिट फ्रॉम लिखा जा रहा है, आपको लिखना है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टे के व्यापार से लाभ, सट्टे के व्यापार से लाभ। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सट्टा होता है, उससे कोई बिजनेस होता है, उससे कोई लाभ होता है, उसको भी कहाँ शामिल किया जाएगा? उसको भी शामिल किया जाएगा यहीं पर। कहाँ पर? व्यवसाय एवं पेशे में। सट्टा का मतलब होता है जिसे बहुत सारे लोग सोने में पैसा लगा देते हैं, चांदी में पैसा लगा देते हैं, हीरा जवाहरात मोती में पैसा लगा देते हैं, और इसका शेयर मार्केट घटता बढ़ता रहता है। वहाँ से जो कमाई होती है उसको सट्टे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उसके बाद आपको हम आगे बताने का कार्य करते हैं। पहले इतना आप आगे लिख लेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। सट्टे के बाद आपको बताना चाहते हैं, लिख लीजिए, लीगल बेनिफिशियल ऑनरशिप। क्या नंबर तक हुआ था? 9। 10 नंबर लिखिए। इंग्लिश में कहते हैं लीगल यानी कि वैधानिक और बेनिफिशियल ऑनरशिप। हिंदी में कहते हैं वैधानिक या लाभकारी स्वामित्व। यहाँ से भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। जैसे व्यवसाय एवं पेशे के लाभों पर आयकर लगाने के उद्देश्य से व्यापारी कानूनी स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है, बल्कि लाभकारी मतलब कि कोई भी लाभ कमाओ, चाहे वैधानिक हो चाहे अवैधानिक हो, वो व्यवसाय एवं पेशे में कर योग्य होगा, उस पर टैक्सेबल लगेगा, उस पर टैक्स देने का उत्तरदायित्व बनेगा। उसके बाद आपको लिखना है 11th नंबर, एक एक करके, ठीक है। अगला है पिछले गत वर्ष में स्वीकृत कटौती के संबंध में प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं डिडक्शन अलाउड इन लास्ट प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा डिडक्शन जो पीछे छूट ली जा चुकी है लेकिन बाद में वो रिसीव हो जाती है, उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में बाद में टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। अगला है परक्यूसाइड रिसीव अंडर बिजनेस और प्रोफेशन। परक्यूसाइड्स रिसीव्ड अंडर बिजनेस और प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा, परक्यूसाइड का मतलब क्या होता है? सुविधा। बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुविधा लेता है उसको भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में शामिल किया जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस लिखा जाएगा, इनकम फ्रॉम सेलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस। आपको बताना चाहते हैं, हमारी बात ध्यान सुनेंगे तो हिंदी में भी लिख लीजिए। जैसे भूमि, कोई जमीन ली गई ना, भूमि पर मकान बनाया गया, मकान बनाने के बाद उसको बेच दिया गया, बेचने से जो इनकम होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत माना जाएगा उसको। जैसे हमने कोई जमीन लिया, भूमि पर मैंने निर्माण करवाया, निर्माण मतलब घर बनवाया, प्लाट, उसको फिर क्या किया? बेच दिया, सेल कर दिया, उससे जो इनकम होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत रखी जाएगी। अगला है इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, 40 नंबर।
इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात ना। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, निर्यात करने से कोई इनकम होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इतना आप अपनी को आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग हमारे साथ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंप्यूट हम लोग कैसे करेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। टैक्सेबल का मतलब होता है कर योग्य, हिंदी में भी लिख देते हैं कर योग्य व्यवसाय एवं पेशे से आय। कर योग्य व्यवसाय एवं पेशे से आय, ये आपका चैप्टर में मैंने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पीछे बताए हैं, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ पर इसमें नियम कौन कौन से हैं। नियम आप लिखिए, टैक्सेबल अकाउंटिंग सिस्टम, बोला जाएगा लेखांकन पद्धति। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम के बाद आपको लिखना है अकाउंट्स प्रिपेयर बाय द असेसी। दूसरा नियम है प्रिपेयर द असेसी, मतलब कि करदाता द्वारा बनाए जाने वाले खाते। लिख लीजिए, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, कोई भी बिजनेस होगा, कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उस बिजनेस में। अकाउंटिंग के बहुत सारे सिस्टम हैं, तो यहाँ पर 3 सिस्टम आपको मिलेंगे। रिवीजन इन अकाउंट्स, रिवीजन इन अकाउंट्स में आपको लिख लेना है खातों में संशोधन। तीन नियम है, इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको आगे ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन पद्धति। लेखांकन पद्धति में आपको बताना चाहते हैं, पहला कैश सिस्टम, कैश सिस्टम, रोकड़ आधार। दूसरा आपको लिखना है नॉमिनल सिस्टम, नॉमिनल सिस्टम में
अवास्तविक आधार, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। हमें अगर हम कोई बिजनेसमैन है, कोई करदाता है, व्यवसाय करता है, तो क्या करता है, उसके पास 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है रोकड़ आधार, कोई भी, मतलब कि जहाँ जहाँ से बिजनेस में रोकड़ आती है उसको जोड़ लो। भाई हमको कोई हिसाब किताब करना हो, मान लीजिए हम व्यवसायी हैं, आप व्यवसायी हैं, हमको आपको कोई हिसाब किताब करना हो, तो हम लोग कौन सा नियम रखेंगे? हम कोचिंग पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारे पास जहाँ जहाँ से पैसा आवे उसको एक तरफ लिखो, जोड़ लो, और जहाँ जहाँ पैसा कोचिंग से संबंधित खर्चा हो घटा दो, बाकी जो बचेगा वो हमारी इनकम होगी। आप पढ़े होंगे कि नहीं कभी? भाई रोकड़ी आधार। एक होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अवास्तविक जिसे बोला जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान भी लीजिए, पढ़े होंगे तभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा इनकम टैक्स पढ़ने का आपको। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसे बनता है, प्रॉफिट लॉस ना। डेबिट में सभी खर्चे होते हैं, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्रेडिट में जैसे कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यानी कि सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में। डेबिट में क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, यही सारी चीजें होती हैं दोनों में। तो यहां पर क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो एक सिस्टम ये होता है आपका अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम आप पढ़े हैं, रोकड़ी आधार और कौन सा आधार? पीएल वाला, लाभ हानि खाते वाला। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, दूसरा नंबर लिखिए और एक एक करके आप समझते चलिए। अगला दूसरा नंबर कहता है प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग। प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग कहते हैं खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना। प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग में कौन सा अकाउंट बनाते हैं आप? पीएल अकाउंट बनाते हैं नहीं कभी? जो मैंने पीछे बताया, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। कोई भी अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। लिख लीजिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ बनता है? बिजनेस में। बिजनेस मतलब जहां पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है, वहां क्या बनता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ बनता है? दूसरा इसी में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राप्ति भुगतान खाता। अगर आप 12th में पढ़े होंगे या 12th में ही ज़्यादातर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। कौन सा? अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है, गैर व्यापारिक संस्था जिसे बोला जाता है, उसके लिए है। पीएल अकाउंट किसके लिए बनता है? बिजनेस के लिए। भाई हम सामान को खरीदते हैं, सामान को बेचते हैं, तो वहाँ पीएल अकाउंट बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहाँ बनता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्कूल होता है, गैर, आप पढ़े होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई कॉलेज होता है, कोई स्कूल होता है, कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वो कौन सा अकाउंट रखता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तीसरा नंबर, सी नंबर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। रिसीप्ट एंड पेमेंट एक का बोलते हैं आय व्यय खाता, एक का क्या बोलते हैं हिंदी में? आय व्यय खाता। इसको क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। इसको बोलते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। इन्हीं 3 के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर में ना। भाई हिसाब किताब, हम अगर व्यवसायी हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट रखेंगे। अगर हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब क्या लगते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ लिखा जाता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वहाँ होता है जहाँ पर केवल नगद। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो वर्तमान वर्ष में, गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में
जहाँ जहाँ से पैसा आवे उसको रिसिप्ट में लिख लो, जहाँ जहाँ पैसा पेमेंट किया जाए उसको पेमेंट में लिख दो, उसको हम लोग वहाँ लिखते हैं। यही 3 है मेन, ठीक है, लेखांकन पद्धति में। अगला है रिवीजन इन अकाउंट्स। ध्यान देना है, आपको 3rd नंबर एंट्री पर विचार करना है, अमाउंट 3rd नंबर पे। रिवीजन इन अकाउंट, हिंदी में समझ लीजिए खातों में संशोधन। आराम से एकदम ऐसे लिख लीजिए, खातों में संशोधन। इसको समझिए आप हमारी बात को। अगर यह बात आप हमारी समझ गए तो पूरे क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसानी से। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग का एग्जाम्पल लीजिए इसे। हमारी बात समझिएगा, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक। पार्टिकुलर अमाउंट। यहां पर क्या लिखा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसके पहले क्या बना रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके पहले आप पढ़े हैं ना, प्रॉफिट लॉस के पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। और यहां क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है कि नहीं। और यहां आप क्या लिखते हैं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष व्यय। और क्या लिखते हैं, क्या, बाई इनडायरेक्ट इनकम। ध्यान दीजिएगा, हमारा बिजनेस है, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, एकदम प्यार से समझिए, एकदम आराम से समझिए, ताकि क्वेश्चन की बारीकियों को समझ में आ जाए आपको। और मैं दावा करता हूं एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, आपको रटा दूंगा इस चैप्टर का। आप समझिए, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, मैंने प्रॉफिट लॉस बनाया ना, तो प्रॉफिट लॉस मैंने बनाया है। और टैक्स निर्धारित कौन करता है, टैक्स का निर्धारण कौन करता है, कर अधिकारी करेगा, टैक्स का अधिकारी करेगा। तो जब वो हमारे पास आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारा नेट प्रॉफिट ऐसे पकड़ लेगा। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉफिट लॉस के बेस पे क्वेश्चन दिया है तो आपको सबसे पहले निगाह आपकी आएगी नेट प्रॉफिट पर, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। और चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस में ऐसा कोई एक्सपेंसेस तो नहीं दिखा दिया गया जो ना दिखाया जाता हो। आप समझिए हमारी बात को भाई। अगर हम प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं अपने बिजनेस के संबंध में, कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट लॉस बना रहा है अपने बिजनेस के संबंध में, तो वो अपने बिजनेस से खर्चा लिखेगा डेबिट में ना, लिखेगा कि नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत लोग होशियार होते हैं, बहुत लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लेकिन उनके दिमाग को पकड़ने का, धराशाही करने का कार्य अकाउंटेंट को होता है। या अकाउंटेंट ज़्यादा दिमाग लगाता है तो टैक्स का जो अधिकारी होता है वो पकड़ लेता है नियम कानून के आधार पर। हमारा व्यवसाय है, थोड़ी देर के लिए मानिए कोई भी व्यवसाय है, हम ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। हम क्या किए हैं, व्यवसाय के खर्चे तो डेबिट में लिखे जाएंगे इनडायरेक्ट के, वो तो सही है, लेकिन हम क्या किए, हमने सोचा, हम अपने आप को बता रहे हैं, आप अपने आप को समझिए या किसी को समझ लीजिए। हमने दिमाग लगाया, अपने घरे सब्जी ले गए हैं, अपने घरे गेहूं खरीद के ले गए हैं, चावल खरीद के ले रहे, लाओ ही बिजनेस में दिखा दे ना। तो उस बिजनेस में आप कभी कभी पढ़ते होंगे, लिखा जाता होगा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब बताओ भैया, इस बिजनेस का खर्चा नहीं है, तब वो कहाँ दिखा दिए, बिजनेस में। गलत किए कि सही किए, गलत किए ना। जब बिजनेस में खर्चा दिखा दिया जाएगा घर का, तो फायदा हमारा कम हो जाएगा बिजनेस का, तो सरकार को घाटा लगेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पकड़ेगा। अब घरे का खर्चा अगर आप बिजनेस में दिखा देंगे तो बिजनेस का फायदा कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा ना। अब घर का खर्चा मैंने यहां दिखा दिया, मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए फीस का पेमेंट कर दिया और फीस के पेमेंट को मैंने दिखा दिया व्यवसाय में ना। उसके अलावा फीस मैंने दिखा दिया, उसके अलावा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण कर लिया, ड्राइंग कर लिया, उसको भी पीएल के डेबिट में मैंने दिखा दिया, उसको भी मैंने पीएल के डेबिट में दिखा दिया। अब आप समझते चलिए, ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे व्यवसाय का नहीं है, हमारे घर का यानी कि व्यवसायी के घर का है, उसने पीएल के डेबिट में अगर दिखा दिया है तो इसका मतलब होता है उसका लाभ कम हो गया। लाभ कम हो गया तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स वाले अधिकारी काहे के लिए रखे गए हैं? वो पकड़ने के लिए रखे गए हैं कि वो चेक करते हैं इसमें ऐसा कोई खर्चा तो नहीं है जो पीएल के डेबिट में दिखा दिया गया हो। थोड़ी देर के लिए मानिए हम कोचिंग पढ़ाते हैं ना, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम बिजनेस कर रहे थे। हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हम कौन सा अकाउंट रखेंगे? चाहे रिसिप्ट अकाउंट रख ले, रिसिप्ट पेमेंट, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर, उतना समझ लीजिए, इतना ना रख लेंगे। तो हम अपने कोचिंग से रिलेटेड खर्चे को ही दिखा सकते हैं इसमें ना। अब बताओ, हम अपने घरे सब्जी ले गए, अपने लिए कपड़ा मैंने खरीदा, अपने मैंने घर बनवा लिया, तो हम क्या कहेंगे कि फीस इतनी मिली है, मैं घर बनवा दिए। तो हमारे घर का खर्चा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, हमारे घर का कपड़ा का खर्चा यहाँ नहीं लिखा जाएगा। हम रिश्तेदारी चले गए हैं, रिश्तेदारी में दे दिए गिफ्ट, लड़की की शादी में चले गए हैं, दहेजा लिखवा दिए हैं और कहेंगे कि हम व्यवसाय का खर्चा है, हमारे बिजनेस का नहीं माना जाएगा, वो व्यक्तिगत माना जाएगा। यानी कि ऐसे खर्चे जो अस्वीकृत हैं, डिसअलाउड हैं, मतलब आप पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते, अगर लिख दिया गया है तो उसका बाद में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के पीएल में क्या लिखा जा सकता है? केवल बिजनेस का खर्चा। समझ में आया कि नहीं? अब पता लगा हमारी कोचिंग है तो हमें क्या लिख सकते हैं? हम कमरे का किराया लिख सकते हैं, बिजली का बिल लिख सकते हैं, मार्कर का लिख सकते हैं, मोबाइल कोचिंग के संबंध में मोबाइल का अगर हम रिचार्ज कराते हैं कोचिंग के संबंध में व्यवसाय के उद्देश्य से तो हम उसका लिख सकते हैं ना। हम कुर्सी खरीदते हैं, उस पर डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं, मेज पर डिप्रिसिएशन, अपने सिस्टम पर, अपने इक्विपमेंट पर डिप्रिसिएशन लगा देंगे। वो हमारे बिजनेस का है, हमारे प्रोफेशन का पार्ट है, तो स्वीकृत होगा। अगर पता लगा हम रिश्तेदारी वाला खर्चा यहाँ लिख दिए, घर बनवा लिए उसका खर्चा यहाँ लिख दिए, मोटरसाइकिल खरीद लिए उसका खर्चा यहाँ लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस का खर्चा लिखा जाएगा या प्रोफेशन का खर्चा लिखा जाएगा, इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। समझ में आया नहीं? अब यहाँ इनडायरेक्ट इनकम की भी बात आती है। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब ऐसी इनकम से होता है, हम रिश्तेदारी गए हैं, वहाँ विदाई पाए, हम विदाई का मतलब गिफ्ट मिला हमको, कैसो भी मिला, और वो लाइक बिजनेस में दिखा दिए। अब बिजनेस का ये नहीं है, तो अगर हम दिखा दे रहे हैं तो भी तो गलत कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को सेट किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों को चेक किया जाता है, इन्हीं सब के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा, पहले मिलेगा प्रॉफिट लॉस के बेस पर, दूसरा टॉपिक मिलेगा किस पर? दूसरा टॉपिक मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेस पर, तीसरा मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट के बेस पर। 3 मिलेगा। आपको ध्यान देना है आगे हम आपको बताना चाहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अस्वीकृत व्यय। हेडिंग अस्वीकृत व्यय का मतलब पेपर में आपसे पूछता है कुछ ऐसे डिसअलाउड एक्सपेंस बताइए, अस्वीकृत व्यय बताइए जो डिसअलाउड हो, अस्वीकृत हो। अस्वीकृत का मतलब होता है कि जिसे आप पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते, बिजनेस या प्रोफेशन में अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं, एक एक करके आप हमारे साथ लिखते चलिए ताकि कोई समस्या आपको ना हो। तो सबसे पहला लिखिए अमाउंट पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया।
अमाउंट पेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भुगतान। अगर कोई पेमेंट किया जाता है इंडिया के बाहर, भारत के बाहर, तो उसे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कहा जाता है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। मतलब कि उसे आप पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते, अस्वीकृत होता है। इसको आपको ध्यान देना है ना। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में भी समझने को मिलेगा, लेकिन किताब में पहले अमाउंट पेड आउटसाइड इंडिया अंडर दिस हेड ऑफ सैलरी। ध्यान दीजिए, अमाउंट पेड आउटसाइड इन इंडिया, ठीक है, ऑफ सैलरी। मतलब कि वेतन, मतलब भारत के बाहर अगर कोई भुगतान किया जाता है वेतन का, तो वो भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें टीडीएस काट के भुगतान किया जाता है, टीडीएस मतलब होता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर दी जाती है। मतलब उद्गम स्थान पर कर कटौती, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जैसे इंडिया से बाहर कहीं पैसा भेजा जाएगा, उस पर टैक्स काटने के बाद अगर भेजा जाएगा तब लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टीडीएस नहीं कटा है तो अस्वीकृत होगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है तीसरा, पेमेंट टू रिलेटिव। अपने रिश्तेदार को, रिश्तेदार का मतलब भाई बहन ना, ससुराल वाले रिश्तेदार आप जानते ही हो। किसी रिश्तेदार को अगर कोई गिफ्ट देते हैं, समझिए, रिश्तेदार को कोई पेमेंट करते हैं, तो उसको भी पीएल के डेबिट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में नहीं लिख सकते हो, अस्वीकृत होता है। ध्यान दीजिएगा, 10-15 आपको याद होना चाहिए। फोर्थ नंबर आपको बताना चाहते हैं कैश पेमेंट। किसी को नकद भुगतान करते हैं आप, नकद भुगतान करते हैं, नकद अगर आप किसी को भुगतान करते हैं 10,000 रुपये से अधिक, समझिएगा, कहाँ, 10,000 से अधिक, इससे ज़्यादा करना है तो चेक वगैरह का प्रयोग करिए आप, तब भी क्या हो जाए, पीएल के डेबिट में आप नहीं लिख सकते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, नगद भुगतान करते हैं कहीं पर तो, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 5वां नंबर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, घरेलू व्यय। घरेलू व्यय अगर आप भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब कि डिसअलाउड माना जाता है, ठीक है, डिसअलाउड माना जाता है। उसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ध्यान दीजिएगा, 6वां नंबर, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। मतलब कि ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, ग्रेच्युटी मतलब कि जो लोग नौकरी करते हैं किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में, जो लोग, उनको वेतन तो दिया ही जाता है, जो उनका पैसा कट कट के इकट्ठा रहता है, उसे ग्रेच्युटी बोला जाता है। इसका एक चैप्टर भी है। तो कोई ग्रेच्युटी का पेमेंट किया जाएगा तो वो भी ध्यान दीजिएगा, पेमेंट का मतलब नहीं है यहाँ पर, प्रोविजन मतलब है। प्रोविजन का मतलब होता है अभी पेमेंट किया जाएगा तो टैक्स मतलब एक्सेप्ट होगा, लेकिन प्रोविजन नहीं होगा। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है पैसा इकट्ठा कर लिया गया, अभी दिया नहीं गया है। उसके नंबर साम ध्यान देना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर कोई प्रोविजन किया जाता है या इनकम टैक्स अकेले ही होगा तो वो भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आएगा। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब मिलेगा तो हम आपको बेहतर तरीके से वहां पर एक एक पर फोकस करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद गैर कानूनी व्यय, हिंदी में लिख लीजिए, गैर कानूनी व्यय, इनलीगल जिसे बोलते हैं, इनलीगल एक्सपेंडिचर।
इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी अस्वीकृत व्यय होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9वां नंबर आप यहां लिख लीजिए, आगे बताते हैं, इतना लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, क्या मैंने बताया आपको, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा, किसी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो पूंजी पर ब्याज कमाने के लिए नहीं लगाया जाता, प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया जाता है। तो ये भी अगर पीएल के डेबिट में लिखा रहेगा तो अस्वीकृत होगा। पहले हम लोग लिखते थे पहले, उससे नहीं मतलब है, इनकम टैक्स का अलग नियम है। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स का मतलब क्या होता है, धन कर, इसको भी आपको ध्यान देना है। ये भी क्या होता है, ये भी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अगर कोई कराया जाता है, विज्ञापन, ये भी अस्वीकृत है। ध्यान दीजिएगा, सेमिनार, पंपलेट, विज्ञापन कर दिया गया व्यय, ये भी क्या होता है। ठीक है, डोनेशन, पहले सरकार को टैक्स चाहिए, उसके बाद डोनेशन मतलब दान दीजिए, सरकार का नियम है डोनेशन। ठीक है, और अगले बात पेनाल्टी, पेनाल्टी मतलब अर्थ दंड। अगर आपकी गलती के कारण अर्थदंड आप दे रहे हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, टैक्सेबल में नहीं रखा जाता है, उसको भी अस्वीकृत में रखा जाता है। उसके बाद ड्राइंग मतलब होता है आहरण, समझ रहे हैं, आहरण भी क्या होता है, अस्वीकृत व्यय है। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ आपको लिखा दे रहे हैं। LIP एक क्या बोलते हैं, जीवन बीमा प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय जीवन बीमा प्रीमियम किसका होता है, व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का मतलब होता है हमार तहार, जिसके अंदर जीव होता है, समझ रहे हैं। व्यवसाय का अग्नि बीमा प्रीमियम होता है, समझ रहे हैं। तो LIC या LIP किसे बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब जो किस्त देते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इतना हो गया। गिफ्ट, ये तो पहले शायद बताया है। गिफ्ट अगर आप पीएल के डेबिट में लिखाए हैं तो भी क्या होता है, डिसअलाउड होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको यहां लिखा भी नहीं रहे हैं। अमाउंट पेड आउट ऑफ फंड, किसी फंड में पैसा पेमेंट किया जाता है वो डिसअलाउड होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं, इसे इतना आपको अपनी